हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड लास्ट सेशन हम जो है पार्लियामेंट के ऊपर कर रहा था, जो कि हमारे पार्ट 5 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं हम सारे पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि रिलेटेड था कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, तो वही सारी चीजें थोड़ी बहुत कैबिनेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका नेचर ही ऐसा होता है। बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप इसको पढ़ते सार उसका आंसर कर दोगे। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स है उसके अंदर जो हमें पता होने चाहिए, तो वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे कैबिनेट से रिलेटेड। जिन लोगों ने पढ़ लिया है उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने कवर नहीं करा है उन लोगों को कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पेनीपीडिया पे। तो एंड याद रखना ये एक रैपिड पीवाई की सीरीज है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार रिवीजन करा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों का रिवीजन नहीं होगा तो इसको कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स होंगे, टर्म होंगे, पर हर टर्म पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो हम इस 20-25 मिनट के सेशन में मोस्ट ऑफ द चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसको जस्ट राउंड करने के लिए एक बार रिवीजन मस्ट है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2017 चल गया था। देखो, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं जो हमें कैबिनेट फॉर्म की पता होनी चाहिए। अगर हमें वो सारी चीजें पता है ना, हम इसके सारे ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे, उसकी सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री, इस कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे और कुछ सीनियर मेंबर आएंगे, मतलब सीनियर मिनिस्टर्स आएंगे, जिसको हेड ऑफ स्टेट अपॉइंट करेंगे, राइट। मतलब यूजुअली उनका नाम क्या है, प्रेसिडेंट ही तो कहते हैं उन्हें, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट जो है रेगुलरली मीटअप करती है। कैबिनेट के रेगुलरली मीटअप के पीछे का जो रीजन है वो यही है कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है जो हमारी कंट्री फेस कर रही है, उन इश्यूज का डिस्कशन हो पाए, ठीक है। और गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सारा काम किसका है, कहता है। क्या कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे एडिड है? तो बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 352 के अंदर हमें कैबिनेट वर्ड एडिट देखने को, मतलब कैबिनेट वर्ड देखने को मिलता है। एंड कोई अगर आपसे पूछ ले क्या ये पहले से ही एडिट था, सारा जवाब होगा जी नहीं। इसको ऐड करा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ओरिजिनल टाइम ये प्रेजेंट नहीं था, आर्टिकल 52 में ही इसको ऐड करा गया, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ये चीजें आपको पता लग गई होगी। एक तरीके की प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देती है, एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी की तरह ये काम करती है, और जो इसकी एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है इनडायरेक्टली, ठीक है। इसके अंदर हम काफी सारी पढ़ेंगे, जैसे इनर कैबिनेट जिसको किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें तो हमारी क्लास की बातें हुई, बट फॉर द टाइम बिंग हमें ये होना चाहिए कि क्या रोल प्ले करती है, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कैसे मेंशन्ड हुआ, ये सारी चीजें। अब an argument for minimizing the criticism against the government whose responsibility are complex and hard है। भाई स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है an arrangement for minimizing the criticism an arrangement for minimizing criticism, ठीक है जी। अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज गवर्नमेंट। क्या हमने ऐसा कुछ डिस्कस करा अभी कि भाई गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को स्पीड अप कर देना? भाई कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की बात करी गई है, स्पीड अप करने की बात नहीं करी गई है। mechanism of parliamentary democracy for ensuring collectively responsibility of the god। एग्जैक्टली यही तो बात है भाई, गवर्नमेंट के फंक्शंस को डे टू डे मेंटेन करना, डिसीजंस लेना, मेजर फंक्शनिंग को देखना, ये सारी चीजें का काम कौन करता है? कैबिनेट। हाई अथॉरिटी पे बैठे हो तो तुम्हारा काम ही तो ये सारा है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट
whose hold over the, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, खैर हमारी स्टेटमेंट नंबर सी है तो सही हो गई है, तो हमें और स्टेटमेंट अगर ना भी देखें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट क्या थी, डिवाइस फॉर स्ट्रेंथिंग तरीके का डिवाइस है क्या, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन एन इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली, लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली की इलेक्शन लिए कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड। देखो इंडिया जो फॉलो करती है वो कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। जिन लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में उन लोगों को पता होगा कि भाई फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। मतलब ये कि जो जिस कैंडिडेट के पास ज्यादा वोट आ जाएंगे, जिसके पास पोल्ड वोट ज्यादा होंगे वो जाएगा। एटलीस्ट 50% वाला क्राइटेरिया कहीं पर भी नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई हमारी गलत। कितना आसान क्वेश्चन था ये, 2017 का क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। नॉर्मली हमें भी पता है जिसके पास ज्यादा वोट है वो जीत जाता है, इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। चलो, अकॉर्डिंग प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये वर्ड आ गया इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम रिलेटेड बात कहीं पर कुछ भी मेंशन लो, जो स्पेसिफाई करेंगे हम, जो मेजर चीज पे फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, ठीक है। इन लोकसभा स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर टू द अपोजिशन। है भाई, होता ऐसा ही है। नॉर्मली हमें देखने को मिलता है जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होती है वो अपोजिशन को आती है, एंड जो स्पीकर होती है वो मेजोरिटी पार्टी को मिलती है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ये हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं जो डिस्कस करे जा सकते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये वर्ड हटा दे, अगर भाई मैं आ जाऊं ये वर्ड हटा दूं, इस वर्ड को अगर मैं हाइड कर दूं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बट फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा गलत। और क्योंकि आंसर गलत है और उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो नीदर वन एंड टू। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का रेफरेंस लेते हुए कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है। चलो देखते हैं। पहला, प्राइवेट मेंबर बिल इज बिल प्रेजेंटेड बाय द एमपी हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली भाई, जो देखो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, राइट। प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली क्या है, जो मतलब मान लो कि जितने भी एमपी हैं पार्लियामेंट में, जो मिनिस्टर हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं। और वो लोग जो बिल लेके आते हैं उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। सिंपल सा मतलब, जितने भी मान लो जो भी एमपी है हमारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि मिनिस्टर नहीं है, उन्हें प्राइवेट मेंबर कहता है। और जो बिल लेके आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन का जो इसके इंट्रोडक्शन का जो बेसिक पीरियड होता है वो 1 मंथ होता है। 1 मंथ प्रायर इसको जो है नोटिस दिया जाता है कि भाई मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर ही वो कर सकता है, तो प्राइवेट मेंबर बिल है। तो प्राइवेट मेंबर ही लेके आएगा तो स्टेटमेंट हो जाएगी पहली, और उसने क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट। चलो स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं पहले। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम भाई, फर्स्ट टाइम तो 1970 में पास अप हो गया था। जो पहला प्राइवेट मेंबर बिल है वो 1970 में पास ऑन हो गया था, ठीक है, जो कि था इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई क्योंकि उसने बिल्कुल एब्सोल्यूट कह दिया कि फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा हमारा नीदर 1 एंड 2। आज की में भी सही है, अगर ये तो देखो 2017 में पूछा गया था, अगर आज की भी बात करें तब भी ये स्टेटमेंट सही है। तो एक चीज आपने नोटिस करी, आप इन क्वेश्चन मतलब फैक्चुअल डेटा बहुत कम है, ठीक है, फैक्चुअल डेटा बहुत कम है, और जो फैक्चुअल एब्सोल्यूट में दे दिया गया 90% चांसेस है कि वो आंसर हमारा गलत। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें तो हम पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें तो हमारा सीपीआई के बारे में भी देख जाना जाएगा। चलो, इन दी फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी अपोजिशन वाज दी स्वतंत्र पार्टी।
भाई जो पहली लार्जेस्ट पार्टी थी ना ओपोजिशन में पहली लोकसभा में, वो सीपीआई थी, ना कि स्वतंत्र पार्टी। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। अच्छा, ये इलेक्शंस कब हुए थे ये आप कमेंट बताओ, इस क्वेश्चन के एंड में हम बताएंगे आपको। सेकेंड है, इन दी लोकसभा a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969। एग्जैक्टली इसमें ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि आईएनसी थी, इसको हमने दो विभाजन देखे थे, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वेस्टनेस। तो आईएनसीआर और आईएनसीओ, ये दो चीज देखने को मिली थी इस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसमें मैं आपको नाम भी बता देता हूँ उसका, अगर आपको जानना है। राम सुभाग सिंह। Ram Subhag Singh was the first person to be formally recognized as leader of opposition in the Lok Sabha। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी बिल्कुल सही। इन दी लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट लीड नॉट बी, पार्टी के पास सिर्फ 10% ऑफ द स्ट्रेंथ की बात करी गई यहाँ पे, जो कि आ जाती है 55, अराउंड 55, ना कि 75। तो ये नंबर हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। पहली पार्टी ये कब हुई थी, मैंने आपको पूछी थी कमेंट करने के लिए, 1951 से 1952। ठीक है, उस टाइम की बात है ये। स्टेटमेंट वन भी गलत, स्टेटमेंट टू भी गलत, इसने मुझसे करेक्ट पूछी है। स्टेटमेंट टू बी ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, कैसे हमें इसका आंसर करना है। और 55 सीट्स जो है मिनिमम होनी चाहिए, कि पार्टी के पास अगर 55 भी सीट्स नहीं है तो उसको लीडर नहीं कंसीडर किया सकता, लीडर ऑफ अपोजिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओहो, मनी बिल। पहला क्वेश्चन जब हमने उठाया था वो भी मनी बिल। मनी बिल की जब हम बात करेंगे तो लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर होती है इसमें। चलिए, मनी बिल। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो बिल की डेफिनेशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? बिना कहीं पे सर्च करे आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि बिल की डेफिनेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है। एंड सारे पॉइंट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे देखने को मिलती है। A bill shall be deemed to money bill if it contains only, देखो ओनली वर्ड पे फोकस करो सबसे पहले। यहाँ पे जैसे ओनली जैसे वर्ड्स आते हैं ना, फर्स्ट, ओनली, इन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करे करो। रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स है, टैक्स से रिलेटेड। देखो, अगर हमसे बात कर लेता, हाँ, उसने पूछा है एनी टैक्स, हाँ ये तो प्रोविजन बिल्कुल सही है। एनी टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन है, मेंशन कर दिया ना, एनी टैक्स ओनली प्रोविजन, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। चलो, एक स्टेटमेंट सही हो गई। अ मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली राइट। जो इनके थ्रू पेमेंट्स होगी ना, विड्रॉल ऑफ मनी कुछ भी होगा, ये सारे प्रोविजंस किसके पास होते हैं? मनी बिल के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। तब पैसा निकलेगा, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, ये सारी चीजें। तीसरा, a money bill is concerned with the appropriation of monies। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम मनी बिल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती ना, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई इट इज नो, मनी बिल नॉट कंटेन एनी प्रोविजन विच इज रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कम्स आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी। एग्जैक्टली राइट। मतलब कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमसे इनकरेक्ट पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो स्टेटमेंट हमारी ये गलत है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना, देखो, कई सारे जो मनी बिल है, जो हमारे आर्टिकल 110 में मेंशन है, उसके अंदर ना काफी सारे प्रोविजंस है कि भाई बिल जो है इन्हीं प्रोविजंस पे डील करेगा। हमें अराउंड 6 से 7 प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। वो सातों प्रोविजंस याद करना भाई, कौन से प्रोविजंस हैं। फिर वो जब हम सातों प्रोविजंस कर लेंगे तो उसके बाद हमें 3 प्रोविजंस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे मनी बिल डील नहीं करता। ठीक है, जैसे फाइन से रिलेटेड बात करी जाएगी, पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस से रिलेटेड बात करी जाएगी, या फिर लोकल पर्पजेस के लिए कोई बात करी जाएगी, तो वहां पे मनी बिल का कोई भी रोल नहीं आता। राइट, तो ये तीनों पॉइंट्स और ये सातों पॉइंट्स याद रखना। और मनी बिल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के क्लियरली मेंशन है।
अगर क्वेश्चन में आ जाए, इज मनी बिल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, इट इज मेंशन, विच इज अंडर आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, पार्लियामेंट से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना भर भर के, जिसकी हद नहीं। पार्लियामेंट और जुडिशरी, इसीलिए हमने इन दोनों टॉपिक्स को पहले उठाया, क्योंकि ये दोनों अगर टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से आते हैं तो मोस्ट ऑफ द चीजें हम कवर कर पाएंगे एक बहुत ही इजी मैनर में। क्वेश्चन नंबर 15। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or her office if he ceases to be a member of the assembly. Exactly right statement। ठीक है, और ये हमें काम देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 179 को, इसको रेफरेंस में लेकर चलेंगे और इसका हम आंसर करेंगे। उसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट देखने को मिलती है। दूसरा, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately। भाई देखो, immediately आ गया, immediately vacate नहीं करता, ठीक है, जब तक पहली मीटिंग नहीं हो जाए डिसोल्यूशन के बाद, तब तक वो वेकेट नहीं करे। इमीडिएट बेसिस पे वो कभी भी वेकेट नहीं करता अपने ऑफिस को। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। और हमारी स्टेटमेंट सही क्या है? क्योंकि जो प्रोविजन है ना 179 का सेकंड प्रोविजन है, उसके अंदर शेल नॉट लिखा हुआ है, शेल नॉट वेकेट लिखा हुआ है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत होगी। उसने करेक्ट पूछी तो एक ही करेक्ट है, एंड आंसर इज वन ओनली। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, काफी सारी कमिटीज की बात कर दी है यहाँ पे। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी scrutinizes एंड रिपोर्ट टू द हाउस? ठीक है जी। Whether the power to make regulation, rules, sub-rules by law conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive and is within the scope of such delegation। ठीक है जी, सारी कमिटीज को एक एक करके देख लेते हैं। पहली, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। वो समझ में आ गया ना, एग्जैक्टली पूछा क्या, इतनी बड़ी स्टेटमेंट वैसे ही नहीं दी उन्होंने। पहली स्टेटमेंट, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। हाँ, तो सिर्फ एश्योरेंस और जो प्रोमिस हैं जो मिनिस्टर्स कर रहे हैं, इन पे चेक रखती है। इसका काम तो ये सब चीजें करने का होता है। जो मिनिस्टर जो है प्रोमिस कर रहे हैं, है ना, वही भी अंडरटेकिंग ली इन्होंने, वो सारी चीजों को मैनेज करना। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एग्जैक्टली राइट। ये जितनी पावर्स हैं, मतलब भाई रूल्स बनाने से रिलेटेड, हमारी रूल्स बनाने से रिलेटेड, बाय लॉ करना, ये जो पार्लियामेंट की पावर है, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही? तो ये किसका काम है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाती है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी बेसिकली जो मैटर है, प्रोसीजर या फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी हाउस, इन सारी चीजों को देखती है। तो ये नहीं है। अंडर बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, जो टाइम, मतलब कि हाउस का पर्टिकुलर टाइम टेबल क्या काम का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें कौन देखती है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एज पर दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको तीनों कमेटी के बारे में बता दिया कि जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टेबल से रिलेटेड बात करती है, रूल्स कमेटी जो है बेसिकली कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड बात करेगी, गवर्नमेंट एश्योरेंस कंपनी जो प्रोमिस कर देते हैं, जो एश्योरेंस देते हैं, इनसे रिलेटेड बात करेगी। बची कौन सी? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में पता भी नहीं था तब भी आंसर हो जाता। समझ में आ रहा है ना किस तरीके के क्वेश्चंस कैसे उसने पूछा, कैसे घुमा फिरा के। अब इतनी लंबी स्टेटमेंट ना देके अगर ये छोटी सी स्टेटमेंट भी दे देता कि भाई मेरे को ऐसी कमेटी का बात बता दो जो कि ये सारी चीज देख सके कि वेदर जो हाउस है उसके अंदर रेगुलेशंस है या नहीं है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, सब रूल्स क्या बना रहे हैं जो पार्लियामेंट बना रही है, तो वो कौन सी होती? इतना लंबा दे दिया हमने, मतलब वही है। तो बस इसको फोकस करना कि इसके आप मेजर क्या समझ पाओ। देखो, वेदर टू पावर टू मेक रेगुलेशन, अगर आपने सिर्फ इतनी चीज और ये पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ लिया पूरे स्टेटमेंट में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। सिर्फ दो चीजें आपको करनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी और द पावर टू मेक रेजोल्यूशन। सिर्फ ये दोनों चीजें अगर आपने इसमें देख ली तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। सिंपल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। 2019 का क्वेश्चन है, रिसेंट का। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यूज द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। चलो जी,
हाँ हाँ, सबसे पहले इसका आंसर तो हमें सबसे पहले मिल गया। एडहॉक कमेटी, ये जो एडहॉक कमेटी होती है जिसको पार्लियामेंट सेटअप करती है, मतलब कि एक तरीके की स्टैंडिंग कमेटी है जो कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को देखती है। मतलब जैसे सेक्टर्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस रिलेटेड, इन सारी चीजों को कौन देखता है, ये सारी चीजें। अच्छा, नीति आयोग की बात करते हैं। भाई नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग तो एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी है, ये तो रिव्यू बॉडी नहीं, ये तो एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी है, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा, है ना। अगर बात करें FSLRC की, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, देखो इसका काम भी रिव्यूइंग का नहीं होता, इसका इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को देखने का इसका कोई काम नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गलत। बची कौन सी? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम होगा क्या ये? भाई जो चीज, जो कमीशन पैसों से रिलेटेड डील कर रहा है, बिल, मनी बिल, फलाना बिल, इन सारी चीजों से रिलेट कर रहा है, उसका भी कोई मतलब नहीं होता इन कम्युनिटीज, इन सेक्टर्स को रेगुलेट करने का। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, एग्जैक्टली राइट, एडॉक कमेटी और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, सिर्फ यही दोनों कमेटी जो है इसको देखते हैं। तो कहीं पे हमें आंसर में दिख रहा है, देखो फाइव, फाइव इन दोनों में था, फोर भी काट दो, इसमें था, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली 1 और 2 सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया आंसर 1 और 2 कैसे सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 20 कल, 19 से कल कैरी ऑन करेंगे एंड फिर स्टार्ट कर देंगे पार्लियामेंट बेसिक, बिल्कुल जीरो से। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा, राज्यसभा की इक्वल पावर कब होती है लोकसभा जैसी? आर्टिकल 368 को याद करो, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं पे अगर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखे तो आंसर को टिक कर देना, ये रहा बीच में अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट किसकी पावर है? लोकसभा। ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन, ये सारी चीजें बिल्कुल अलग होगी। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज से अगर बात करें तो आर्टिकल 312 करेंगे। मेकिंग कट मोशंस, ये किसकी पावर है? कट मोशन से लोकसभा की, ये भी लोकसभा की, ये सिर्फ राज्यसभा की, वो 312 में हमने डील कर ली। कट मोशन, आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, ये जो कट मोशन की हमने बात करी, ये कट मोशन एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, तो हम मूव करते हैं, जब तक हमने सारी चीजें देखी आज। आई होप आपको मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आई होंगी एग्जैक्टली कैसे क्या चीजें थी। तो अगर कोई भी इशू होता है या फिर कोई भी आपको क्वेरी होती है कि भाई हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर रिस्पेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक की आपके क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, टीम को कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक रेगुलर फाउंडेशन कोर्स के लिए ब्रिंग स्किल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें एक स्पेशली आपके साथ एक मेंटर होगा कि भाई जो आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, यू फॉर ज्वाइनिंग ब्रेनीपीडिया स्किल्स। हैव अ गुड डे।